ठीक है, तो बिल्कुल हम स्क्रैच से देख रहे हैं, कुछ स्टेप्स को स्किप करेंगे। लाइक जावा इंस्टॉलेशन हम नहीं बता रहे हैं, और उम्मीद है कि जावा इंस्टॉलेशन तो सबको आता ही होगा, इतना तो पढ़ चुके हो कि इंस्टॉल तो कर ही लोगे कम से कम। ऑरेकल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, बिकॉज जावा का ओनरशिप किसके पास है? ऑरेकल के पास। ऑरेकल के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जावा को क्या किया जा सकता है? डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। हम देख रहे हैं डायरेक्ट कि जावा हम प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। तो जावा प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले चेक ये कर लेना चाहिए कि आपके कंप्यूटर पे जावा पहले से इंस्टॉल है या नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे सिस्टम पे जावा पहले से इंस्टॉल है या नहीं? कोई तरीका है चेक करने का? हाँ, तरीका है चेक करने का। रन खोलेंगे और CMD खोलेंगे और आगे निधि बताएगी कि क्या लिखना पड़ेगा चेक करने के लिए। हाँ, ये बस कंफर्म करना है मुझे कि इस पे जावा पहले से इंस्टॉल है या नहीं। बहुत बढ़िया, चलो क्या लिखेंगे? जावा सी। और जावा सी लिखने पे अगर इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन आ गए तो समझ लेंगे कि इस पे जावा पहले से क्या है? सेटअप है, इंस्टॉल है। और देखो मैं जानबूझ के कुछ गलत नाम लिखूं, CC, तो देखो अगर ऐसा जावा सी लिखने पे भी यही एरर आता, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो क्या समझ लेते? जावा इस पे इंस्टॉल नहीं है। और अगर इस पे ऐसा एरर नहीं आकर के कुछ एक लिस्ट आ रहा है तो क्या समझ लेंगे कि जावा इस पे पहले से इंस्टॉल्ड है। क्या सही है? बढ़े आगे। तो पहला कंफर्मेशन मिल गया अपने को कि जावा इसमें क्या है? इंस्टॉल्ड है। अब हमें एक फोल्डर नया बना लेना है, और नया फोल्डर बनाने के लिए क्या किया हमने? न्यू, और फोल्डर पे चले गए और न्यू फोल्डर में आकर के फोल्डर का नाम रख देते हैं हम आदित्य। क्या रख देते हैं? आदित्य प्रोजेक्ट्स। अब इस आदित्य प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, तो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट फोल्डर को कहाँ ओपन कर लिया जाए? कोई बढ़िया कोड एडिटर के अंदर। और हम लोगों का फेवरेट कोड एडिटर कौन सा है? कोड एडिटर हम लोग का VS कोड है। तो जो भी कोड एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, ये नहीं है कि यही है। मान लो कुछ लोग सबलाइम टेक्स्ट को ज़्यादा यूज़ करता है, तो जो सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करता है वो सबलाइम को यूज़ करेगा, जो VS कोड को यूज़ करता है VS कोड को यूज़ करेगा, कोई जुपिटर नोटबुक को यूज़ करता है तो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेगा। अलग अलग कोड एडिटर है, आपका कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या यूज़ किया? VS कोड पे ले जाकर के इसको पटक दिया मतलब ड्रॉप कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा कहाँ खुल गया है? VS कोड के अंदर। अब हमें जावा का कोई प्रोग्राम लिखना है अलग अलग पर्पस से। मान लो कि जावा का एक प्रोग्राम हमें लिखना है इस पर्पस से कि एक नंबर इनपुट ले और उस नंबर का हमें स्क्वायर बता दे। क्या बता दे? स्क्वायर बता दे। बस यही इतना काम करवाना है मुझे एक जावा प्रोग्राम लिख करके। तो ऐसा अगर करना है तो हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। अब फाइल का नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रखना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है लेकिन रेकमेंडेड है। रेकमेंडेड मतलब आपको जावा के द्वारा ऐसा बोला गया है, मानना नहीं मानना अलग चीज़ है। नहीं भी मानेंगे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट लेटर क्या रखना है? कैपिटल रखना है। तो मान लीजिए एक हम फाइल बना रहे हैं तो इसका नाम रखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर, और लास्ट में क्या लगाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले तक हम लोग जो फाइल बना रहे थे उसका एक्सटेंशन क्या रख रहे थे? क्योंकि वो पाइथन कोडिंग सीख रहे थे हम लोग। अभी हमें जावा यूज़ करना है तो जो फाइल बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या रख लेंगे? .java। और फाइल का नाम का फर्स्ट लेटर क्या रख लेंगे? कैपिटल। तो क्या नाम रख लिया हमने? son.java। अब जावा का अगर कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो उसका एक नियम होता है कि हर जावा प्रोग्राम के अंदर एक क्लास होगा, और वो जो क्लास होगा वो पब्लिक होना चाहिए, और उस पब्लिक क्लास का नाम वही रहेगा जो फाइल का। तो मान लो फाइल का नाम हमारा son है, और अगर मैंने यहाँ गलती से ऐसे लिख दिया पब्लिक क्लास son
तो ये क्या सही है या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है, एरर आएगा। जो आप यहाँ जिस तरीके से लिखे हैं उसी स्टाइल में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर कैपिटल दिया है, कैपिटल दो। तो हमने क्या लिखा? पब्लिक क्लास और फिर क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है? SON। SON। अब ये देखना है कि क्या इस प्रोग्राम का हमें कोई आउटपुट भी चाहिए। इस प्रोग्राम का क्या हमें कोई आउटपुट चाहिए? मतलब इस प्रोग्राम को डायरेक्ट यूज करना है। अगर डायरेक्ट यूज करना है तो यहाँ एक और पब्लिक मेथड आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपको इसको डायरेक्ट रन नहीं करना है बल्कि दूसरे प्रोग्राम के थ्रू इसका रिजल्ट लेना है, तब इसमें पब्लिक लिखने की ज़रूरत। शायद ये बात नहीं समझ में आया। अब मान लो कि हम कहीं पानी स्टोर कर रहे हैं, तो पानी हम एक बड़ा सा बाल्टा में स्टोर कर रहे हैं, तो अब डायरेक्ट बाल्टा से हम नहीं पिएंगे, हम उससे पानी निकालेंगे लेकिन किसी अदर सोर्स के थ्रू यूज करेंगे। तो वही हो गया कि अगर हम डायरेक्ट इसको रन नहीं करवाना चाह रहे हैं तब हमें यहाँ मेन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसी को रन करा के आउटपुट लेना चाहते हैं तो हम पानी को किस में स्टोर करेंगे? हाँ, बॉटल में। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेन मेथड लिखना जरूरी है, क्योंकि मेन मेथड ही बाकी के सारे फंक्शंस को रन करता है। तो क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ एक एक चीज मैं बताते जा रहा हूँ। पब्लिक एक कीवर्ड है जो बताता है कि ये एलिमेंट क्या होगा? पब्लिकली यूज होगा। पब्लिकली यूज होने का मतलब ये क्लास के बाहर से भी यूज हो सकता है। स्टैटिक कहने का मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक। और वॉइड कहने का मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब मेन हो गया फंक्शन, लेकिन रिटर्न भले ही नहीं करेगा लेकिन इसको एक आर्गुमेंट चाहिए। और वो किस टाइप का चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। और वो आर्गुमेंट कहाँ स्टोर करेगा? एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या होगा? ARGS। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर इतना है, इतना आप लिख के पहले रख लो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। कैसे सी का प्रोग्राम लिखते थे तो वर्ड में लिखते थे, उसी तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या था कि एक नंबर यूजर से पूछना है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड्स हैं। अब यहाँ भी मेथड है, लेकिन वो मेथड इनलाइन मॉड्यूल में नहीं है, इनलाइन पैकेज में नहीं है। अब इनलाइन पैकेज में नहीं है मतलब कि किसी अदर पैकेज में है। तो अदर पैकेज में है तो उसको पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले पाइथन में भी इंपोर्ट किए थे इंपोर्ट ओएस को, तो उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। यहाँ यूटिल क्या है? पैकेज है। यूटिल क्या है? पैकेज है। और यूटिल पैकेज से हमको क्या चाहिए? हमको एक क्लास चाहिए जिसका नाम क्या होगा? अब ये वाला क्लास क्यों चाहिए? ताकि हम क्या कर सकें? इनपुट लेने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना सकें। बिकॉज इनपुट लेने वाला जो फंक्शन है वो किसके पास है? स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास है। बिकॉज इनपुट लेने वाला जितना भी फंक्शन है वो लिखा गया है क्लास के अंदर जिसका नाम है स्कैनर। तो किसी क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया जाता है वो या तो स्टैटिक होगा या तो इंस्टेंस होगा। जावा के अंदर एक क्लास में जितने भी फंक्शन लिखे जाएंगे या तो स्टैटिक होगा या तो इंस्टेंस होगा। अगर स्टैटिक होगा तो उसको कॉल कौन करेगा? क्लास। और अगर इंस्टेंस होगा तो कॉल कौन करेगा? कॉल कौन करेगा? ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर क्लास के अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन लिखा गया है वो है इंस्टेंस टाइप का। किस टाइप का है? इंस्टेंस टाइप का। तो इंस्टेंस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको कॉल कौन करेगा? उसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन होगा? उस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ये क्लास इंपोर्ट करेंगे तभी इस क्लास का क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का एक बेसिक सिंटैक्स होता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका रेफरेंस कौन रखेगा? उसी क्लास का कोई वेरिएबल रख सकता है? नहीं बोलेगे। जो जैसा रहता है उसको वैसा ही दुनिया दिखता है। तो जैसा है उसी टाइप का होगा रेफरेंस वेरिएबल, तब उसको होल्ड कर पाएगा।
तो तरीके से हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनर, और इसके बाद कोई भी एक नाम दे दो। तो हमने क्या नाम दे दिया, स्कैन, और उसके बाद क्या लिखा, न्यू, और क्या लिखा, स्कैनर, और उसके बाद क्या लिखा, system.in। अब देखो ये पूरा अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं आम बोलचाल में, लेकिन एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका कुछ नाम नहीं होता है। जो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनता है उसका कुछ नाम नहीं होता है। तो अगर इसका कुछ नाम नहीं है तो ये एक्सेस कैसे होगा? तो इसको एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए? जो इसको करेगा पॉइंट, जिसको करेगा पॉइंट, और इसी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हैंडल। मतलब इसमें डेटा डालना हो, डेटा निकालना हो, डेटा चेंज करना हो, ये सब काम किसकी मदद से कर पाएंगे? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा डायनेमिकली, जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, इवन डीएमए का कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग C++ में, तो उसका कुछ नाम होता था? नहीं होता था। पॉइंटर के थ्रू उसको हम लोग हैंडल करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पॉइंटर की जगह क्या यूज होता है, रेफरेंस वेरिएबल। क्या होता है? तो एक्चुअल में स्कैनर का जो हमने स्कैन लिख करके बनाया क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन आम बोलचाल में इसको लोग क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का कुछ नाम थोड़ी होता है। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो किसको पॉइंट करेगा, तो स्कैनर क्लास का जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसको पॉइंट करेगा। और ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक पैरामीटर ले रहा है सिस्टम इनपुट के रूप में। किसके रूप में? मतलब ये सिस्टम इनपुट का काम करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है एक काम क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा, मतलब यूजर से वैल्यू लेने का काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिए। अब इसके द्वारा हमें क्या करना है, एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना है। अब पाइथन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो उसमें हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंट नाम का एक फंक्शन पढ़े थे। अब यहाँ प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं है। हम क्या बोले हैं कि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई फंक्शन, आप मतलब समझो कि कोई भी फंक्शन यहाँ लावारिस नहीं है, सबका कोई ना कोई माई बाप है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉल करोगे यहाँ, तो वो फंक्शन या तो स्टैटिक होगा या, समझो इसे बहुत मोटा सा बात है, क्योंकि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो या तो इंस्टेंस होगा या तो स्टैटिक होगा। अगर स्टैटिक होगा तो क्लास के नाम के बाद कॉल होगा, अगर इंस्टेंस होगा तो ऑब्जेक्ट के नाम के बाद कॉल होगा। लेकिन लगाना तो पड़ेगा, चाहे क्लास का नाम लगाएं या, क्योंकि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसलिए इसमें कोई प्रोसीजरल स्टाइल तो आप फॉलो कर नहीं सकते हो कि डायरेक्ट फंक्शन को नाम लिख करके कॉल कर लो। वो कहाँ होता था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये चीज़ नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, अब हमें प्रिंट करने के लिए कोई जावा के अंदर फंक्शन है? हाँ, फंक्शन है। फंक्शन तो प्रिंट ही है, अब प्रिंट एलन भी है। लेकिन प्रिंट और प्रिंट एलन आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, एरर बोलेगा कि हम ना पहचानते ही कौन है। अब बताना पड़ेगा कि जो, हाँ, जो गोलू है, जो शर्मा जी का बेटा है। कौन शर्मा जी? तो दिनेश शर्मा। तो बताना पड़ेगा पहले क्या है प्रिंट, किसका बाल बच्चा है, मतलब ये किस क्लास या किस ऑब्जेक्ट का है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट। अब जब सिस्टम डॉट आउट डॉट जब प्रिंट लिखेंगे तब ये समझ में आएगा अच्छा ये प्रिंट कौन सा है। अब यहाँ मैसेज क्या डाल देते हैं हम, मैसेज डाल देते हैं इंटर अ नंबर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, थोड़ा सा माथा लगाएगा तो नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यही लिखना है आपको। और यहाँ तो मैसेज जो दे दोगे वही स्क्रीन पे हुबहू दिखाई देगा। अब यूजर से वैल्यू गेट करना है मेरे को, तो वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखेंगे, सी पढ़े होंगे तो स्कैनएफ लिखते थे, पाइथन पढ़े हैं तो इनपुट लिखते थे, C++ पढ़े होंगे तो सी इन लिखते थे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा जो स्कैनर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए हो। तो पहले तो कहीं वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, मान लो इंट नम और इक्वल टू, मतलब नम में वैल्यू स्टोर करो, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से गेट करना है, कीबोर्ड से। तो क्या लिखेंगे, स्कैन। स्कैन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, स्कैनर का। तो हम क्या लिखेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद किस तरह का वैल्यू लेना है मुझे, इंटीजर। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। बस
num इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ये लिखना पड़ेगा। सर अगर वैल्यू देना हो तो वैल्यू अगर अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे हाँ। अगर डायरेक्ट देना है मतलब स्टैटिक रखना है, ये तो डायनेमिक हो गया, हर बार अलग अलग होगा। अगर आप चाहते हो कि जितने बार प्रोग्राम रन करें हर बार एक ही वैल्यू हो तो उसको बोला जाता है स्टैटिक असाइनमेंट, या इसको बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम असाइनमेंट। अगर मान लो हमने यहाँ लिख दिया तो ये हुआ कंपाइल टाइम असाइनमेंट। क्या है ये, कंपाइल टाइम असाइनमेंट। ये कंपाइल टाइम पे वैल्यू इसमें हमने रख दिया तो क्या बोलेंगे इसको, कंपाइल टाइम। अब जिसकी वजह से प्रोग्राम जितनी बार रन करेंगे नम का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन हमको तो इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे लेना है कि क्या वैल्यू होगा इसमें। तो अगर हमको रन टाइम पे इसमें वैल्यू लेना है तो इसको हम कंपाइल टाइम असाइनमेंट के जगह पे क्या बनाएंगे, रन टाइम असाइनमेंट। और रन टाइम असाइनमेंट के लिए ही तो हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। क्या निधि समझ में आया, ये हुआ रन टाइम असाइनमेंट। और रन टाइम असाइनमेंट मतलब हुआ कि अब इसको हम डायनेमिक बनाए, हर बार अलग अलग वैल्यू होगा किसका, नम का, न कि हर बार सेम वैल्यू होगा। अब ये जो वैल्यू इनपुट हम करेंगे रन टाइम पे नम के अंदर, इस वैल्यू पे हमें क्या काम करवाना है, इस वैल्यू पे क्या काम करवाना है ना। अब मान लो कि कोई निधि आशु को बोली कि 2 अंडा लेके आओ, ये बोलेगा ना कि अंडा का क्या करना है, आमलेट बनाओगे, कड़ी बनाओगे, क्या करना है, यार कुछ बनता है, हम नहीं खाते। अच्छा नहीं, तब तो क्या करना है इसका नम का, वो डिसाइड होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नम। अब हम एक काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट। अब रिजल्ट के लिए क्या लिखेंगे, इंट res इक्वल टू नम इंटू नम। क्या लिखेंगे, नम इंटू नम। मुझे नम का नम से मल्टीप्लाई करना था, सो मैंने कर दिया। अब मुझे इसी रिजल्ट को क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करने के लिए फिर कोई फंक्शन है हमारे पास, हाँ, प्रिंट करने के लिए फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और यहाँ पे क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हाँ, या फिर स्क्वायर ऑफ नंबर इज, और स्क्वायर ऑफ नंबर। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ हम लोग एज अ सेपरेटर कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर। ये भी थोड़ा अलग है बाकी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब यहाँ प्लस के बाद क्या लिखेंगे, res, सेमीकोलन लिखेंगे। तो यहाँ एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस का, किसके जगह पे, कॉमा। मोस्टली बाकी के लैंग्वेज में आपने क्या देखा है कि वहाँ आप कॉमा यूज़ करते हैं एज अ, वहाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों नहीं चलेगा, यहाँ यही चलेगा। हो गया कंप्लीट, हाँ, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो कि मुझे इसको रन करना है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि जावा का जो आप प्रोग्राम लिखे हो, तो जावा एक कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब जावा को बोला जाता है कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मतलब इसमें दो तरह के ट्रांसलेटर्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। अब कंपाइलर के थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, कंपाइल। और जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं, जैसे अब जय तो नहीं है, देखते हैं कौन बताता है तू लोग में से। उम्मीद है श्री और ये निधि दोनों में से कोई एक बताए, ऐसे बाकी लोग बता दे तो मेरे लिए बोनस रहेगा। अगर सी का कोई प्रोग्राम है लाइक a.c और इसे मैं कंपाइल करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे। अगर हम ये a.c नाम के एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन मुझे क्या मिलेगा। अब पिज्जा या बर्गर तो मिलेगा नहीं, फाइलें मिलेगा। तो फाइल तो मिलेगा, लेकिन इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा यही निर्धारित करेगा कि इसको क्या बोलेंगे। .c होगा। अरे देवा, सी तो पहले ही था, सी को कंपाइल करेंगे तो सी मिलेगा, तो कंपाइल कहाँ करेंगे। वही समझाने के लिए तो फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं, ये फ्लैशबैक में जा रहे हैं आप लोग। देखिए क्या बनेगा,
ऐसे तुम लोग भी पढ़े हो। हाँ, बोनस मिल गया आपको। क्या बोलेंगे इसको? ओ। क्या बोलेंगे? ओ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, बोनस ही है, तो बोले ही थे कि दोनों से उम्मीद ज़्यादा है, ऐसे जैसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो देखते हैं कि C++ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, बैच भी उसको दे रखे हैं, तो उससे तो ज़्यादा उम्मीद होना ही चाहिए। इसको तो थोड़ा मोड़ दिए हैं अभी दूसरे नेटवर्क के तरफ, लेकिन अगर इधर ये परफॉर्म कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो A.O का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कोड बनना। क्या होना? ऑब्जेक्ट कोड बनना। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड बना, अब इस ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या करते हैं? लिंक करते हैं। क्या करते हैं? लिंक करते हैं। और लिंक करते हैं तो एक फाइल गेट होता है मेरे को, और वो फाइल क्या गेट होगा? ये डॉट, कौन बताएगा? करके भी दिखाया हूं मैं ये सारी चीजें। इसके लिए GCC कंपाइलर यूज करते थे। यहाँ बनेगा exe फाइल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? exe फाइल। तो याद रखना है हायरार्की। यही सब छोटा छोटा बात है, सीधा कोई प्रोग्राम थोड़ी लिखवाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है कि नहीं इसके पास। प्रोग्राम तो GPT से भी उठा लेते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पास है या नहीं वो चेक करोगे। ये .c को कंपाइल करेंगे तो क्या बनेगा? और जय को देखते हैं छोटा छोटा चीज उठाते रहता है हमेशा। ये .c को कंपाइल करेंगे तो क्या बनेगा? ये .o ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेंगे तो क्या बनेगा? इसलिए C और C++ में कॉन्सेप्ट होता है कंपाइलर और लिंकर का। कंपाइलर और लिंकर का। अब आ जाते हैं, मान लो यही जावा है। ये क्या है? जावा है। जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो ये बनेगा क्या? डॉट क्लास फाइल बनाएगा। क्या बनाएगा? इस डॉट क्लास फाइल को बोलते हैं बाइट कोड। उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते थे, इसे क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं। अब ये जो बाइट कोड होता है ना, वो इस भाषा में होता है कि जिसको OS भी नहीं पढ़ सकता। OS भी नहीं पढ़ सकता, तो OS भी नहीं पढ़ सकता। इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है JVM का। किसका आता है? जावा वर्चुअल मशीन का। अब JVM क्या करता है? इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। इस बाइट कोड को क्या करता है? इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करके इसको क्या करेगा? सीधा रन करेगा, और रन करके हमें सीधा आउटपुट दिखाएगा। मतलब अगर आउटपुट चाहिए तो हमें आउटपुट किस फाइल से मिलेगा? इस फाइल से कि क्लास फाइल से? मुझे आउटपुट चाहिए किसी जावा प्रोग्राम का, तो हमें आउटपुट के लिए क्या चाहिए? जावा फाइल चाहिए कि डॉट क्लास फाइल चाहिए? तो बोलेंगे डॉट क्लास फाइल चाहिए। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी का क्लाइंट के लिए, अब उस प्रोजेक्ट के लिए आप जावा का कोड लिखे, उसको कौन सा फाइल शेयर कीजिएगा? डॉट जावा की डॉट क्लास? उसको आप डॉट क्लास फाइल दीजिएगा, जावा फाइल देने की जरूरत नहीं है। जावा फाइल क्यों दीजिएगा उसको फिर एक हेडक बढ़ जाएगा, पहले उसको कंपाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं उसको आता होगा तो वहां पे उसके लिए सर दर्द हो जाएगा। तो उसको क्या चाहिए सर? बाइट कोड चाहिए। तो देखिए अभी जैसे ही कंपाइल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? जैसे ही कंपाइल करना होगा तो हम आ जाते हैं यहाँ पे CMD पे या टर्मिनल पे, और क्या लिखना पड़ता है? जावा C। अब जावा C लिख करके क्या लिखना पड़ता है? फाइल का नाम। और जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा? एक बनेगा एक डॉट क्लास फाइल। और इस डॉट क्लास फाइल का नाम भी वही है जो। अब मान लीजिए इसी को हमें रन करना है, तो रन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? जावा। और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? तो उसके बाद फाइल का, तो क्या लिख सकते हैं? बस। अब कुछ नहीं, कोई डॉट क्लास नहीं, बस इतना SON। क्या पूछ रहा है? एक नंबर पूछा अपने से, हमने 23 डाला, तो 23 का स्क्वायर क्या बता दिया? 529। तो ये हो गया कहानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बढ़ा जाए आगे। अब इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैकेज का। किसका कॉन्सेप्ट है? अच्छा, कितना बढ़िया रहेगा कि मान लो कि स्क्वायर ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, अगर इस तरह के जितने भी क्लासेस हम बनाए हैं, अगर हम चाहते हैं उस क्लास को हर प्रोजेक्ट में जहाँ चाहें वहाँ यूज़ करें, तो इसको क्या करना चाहिए? एगो बैग, एगो थैला में रख दे सबको, और वो थैला कहीं से भी मंगा लेंगे तो सब आ जाएगा एक जगह पे। तो उसी बैग या थैले को यहाँ क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेज कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लास फाइल ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ना बने, बल्कि कहाँ बने? पैकेज के अंदर बने। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि एक क्लास फाइल पैकेज के अंदर बने, ना कि ऐसे फोल्डर के अंदर डायरेक्ट बने। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाएगा, तो हम बताते हैं आपको। इसी को पैकेज में कन्वर्ट करें, तो चलो पहले इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब हमारे पास डॉट क्लास फाइल बचा ना। अब हम चाहते हैं कि पैकेज में जाए। तो पैकेज में जाने के लिए ध्यान से सुनना ये है कि पैकेज में अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो मुझे एक स्पेशल सिंटैक्स लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। और वह स्पेशल सिंटैक्स क्या है? पैकेज। और पैकेज का नाम, अब मान लो कि हम चाहते हैं कि एमओ के नाम से एक पैकेज बन जाए। किस नाम से बन जाए? एमओ। एमओ बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, या जो नाम आप देना चाह रहे हो। मैथ देना चाहते हो, मैथ दो। मैथ इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज कन्फ्लिक्ट करेगा, ऑलरेडी मैथ के नाम से रहता है, इसलिए हम शॉर्ट में क्या लिख दे रहे हैं? एमओ लिख दे रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इतना लिखने के बाद ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पैकेज बना दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये जो पैकेज वाला काम किए हो ना, ये हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब अगर मान लो गलती से भी इसको उठा के हम यहाँ डाल दिए ना, तो ये एरर थ्रो करेगा, याद रख लेना। अब ये तो VS कोड का धन्यवाद बोलो कि लिखते हुए बता दे रहा है, नहीं तो ये कंपाइल करने पे समझ में आता कि ये गलती कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो पैकेज वाला कीवर्ड है ना, उसको कहाँ लिखना चाहिए? हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, ये सेकंड लाइन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए। अब एमओ नाम का एक क्या बन जाएगा? पैकेज के अंदर ये डॉट क्लास फाइल बनेगा। पैकेज क्या होता है? तो विंडोज की भाषा में पैकेज क्या है? पैकेज क्या है? फोल्डर है। पैकेज क्या है? फोल्डर है। पैकेज बनाने के बहुत सारा फायदा होता है, मैंने बताया भी था। एक सबसे बड़ा फायदा है सिक्योरिटी। सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आप कोई प्रोजेक्ट किए हो, आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट का कोडवा दिखाई न दे दोस्तवा को, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के फीचर्स को यूज कर सके, तो हम उसको क्या दे देंगे? पैकेज का सिर्फ नाम बता देंगे, कोड उसको या फाइल देने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है किसका? पैकेज का। मतलब पैकेज यूज करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है? सिक्योरिटी। अब देखते हैं, हम सिक्योर बोलने के बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हम लोग इसको क्या किया जाए, देखते हैं कि एक पैकेज कैसे काम करता है। आप पहले रन किए थे वैसे ही रन होगा या फिर कोई तरीका अब चेंज होगा, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ। आने के बाद क्या करते हैं? टर्मिनल पे चलते हैं, और इस टर्मिनल पे आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रन करना हो तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्या लिख रहे थे हम? जावा सी, और सीधा फाइल का नाम लिख रहे थे son.java। क्या ऐसे लिखेंगे तो पैकेज बनेगा? नहीं बनेगा। देखिएगा, हम जानबूझ के लिख रहे हैं, लेकिन पैकेज बना नहीं बना। ये तो यहीं पे एक क्लास बन गया, कहाँ कोई फोल्डर बना। और फोल्डर बनना चाहिए था, उसके अंदर एक डॉट क्लास फाइल बनना चाहिए था, तब ना समझते कि पैकेज बना। नहीं, ये तो बना ही नहीं। तो कोई नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ son.class को। काहे को? क्या हो गया था? ये हो गया। अब मुझे क्या करना कि तो ऐसे तो पैकेज बना नहीं,
तो कुछ अलग तरीका होगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जब प्रोग्राम को कंपाइल करें तो एक पैकेज बने और उसके अंदर हमारा सारा बाइट कोड स्टोर हो, तो इसके लिए सिंटैक्स में तो एक माइनर चेंज करना पड़ेगा। पहले तो लिखना पड़ेगा -d। -d मतलब होता है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, फोल्डर मतलब होता है पैकेज। ये तीनों समझो कि एक ही है, डायरेक्टरी, फोल्डर और पैकेज। अब ये फोल्डर बनेगा कहाँ, ये बताना होगा। तो मान लो करंट लोकेशन पे बनाना है तो डॉट/ दे देंगे, तो ये करंट लोकेशन को डिनोट करता है। और अगर डबल डॉट दे देंगे, हालांकि मेरे में शायद नहीं काम किया था उस दिन, डबल/ मतलब होता है पेरेंट्स, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कंपाइल होगा और एक फोल्डर पहले बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक फोल्डर बनेगा और उसी फोल्डर के अंदर डॉट क्लास फाइल बनेगा। डबल डॉट कुछ काम किया? डबल डॉट अच्छा, नहीं काम किया। डबल डॉट तो हम बोल ही रहे थे कि मेरे में काम नहीं किया था। दोबारा देखते हैं। यस, बन गया। तो इस तरीके से यहाँ क्या बना, एक पैकेज बना, मतलब एक फोल्डर बना, और इसी पैकेज के अंदर क्या बन गया, डॉट क्लास फाइल बन गया। इसी पैकेज के अंदर क्या बन गया, डॉट क्लास फाइल भी बन गया अपना। डबल डॉट सिंगल डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। मान लो एगो बड़का बॉक्स है जिसका नाम है ए, इसके अंदर एगो छोटका बॉक्स है जिसका नाम है बी, और एक और छोटा बॉक्स है जिसका नाम है सी। अगर मान लो हम यहाँ हैं और यहाँ आकर के हम लिखते हैं डॉट/, तो इसी के अंदर बनेगा, सी ए के अंदर बनेगा, ये मतलब हुआ। और अगर मान लो यहाँ पे हम यहीं पे हैं लेकिन डबल डॉट लिखेंगे तो कहाँ बनेगा, बी के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, बी के अंदर बनेगा। और अगर ट्रिपल डॉट लिखे तो कहाँ बनेगा, सी के अंदर। ये विंडोज का अपना एक डिफॉल्ट शॉर्टकट होता है। देखो ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ जाओ सिर्फ डॉट लिखो, एक करंट डायरेक्टरी दिखाएगा तेरे को। हम अभी किस यूजर से लॉगिन है, अब ये बात जो डेस्कटॉप सपोर्ट वगैरह पढ़ा है, बेसिक ओएस जानता है, वो समझ गया होगा। हम किस यूजर से लॉगिन है अभी, तो किसका ये डायरेक्टरी दिखा रहा है, AKM का दिखा रहा है। चलो दोबारा दिखाते हैं, डबल डॉट लिखते हैं, देखो क्या दिखाएगा ये, अरे यूजर दिखा रहा है। और AKM कहाँ है, AKM कहाँ है, यूजर्स के अंदर है। AKM कहाँ है, यूजर्स के अंदर है। अशोक नाम का यूजर है जिसको शॉर्ट में AKM लिखा गया है, तो वो कहाँ है, यूजर्स के अंदर। अब देखियो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ट्रिपल डॉट। क्या लिख रहे हैं, ट्रिपल डॉट। क्या दिखाया फिर से, एक करंट डायरेक्टरी दिखाया। तो डबल डॉट का मतलब हुआ क्या, पेरेंट्स, और डॉट का मतलब करंट। हम दूसरे लैपटॉप पे दिखा देंगे। ये समझ में आया इस एग्जांपल से। तो ये मतलब होता है डॉट का और डबल डॉट का। बढ़े आगे। अब देखो यहाँ नहीं बन रहा है, क्लास फाइल बाहर नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पैकेज के अंदर बन रहा है। अब मान लो इसको हमको रन करना है तो पहले जैसा रन हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा लिखें, जैसे पहले रन करने के लिए क्या लिखे थे, जावा और फाइल का नाम, कैसे रन होगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं रन होगा, ये एरर आएगा, है ना। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना होगा पैकेज का नाम और उसके बाद फाइल का नाम। तो पैकेज का नाम क्या है अपना, पैकेज का नाम है एमओ, और डॉट क्लास, ये क्लास फाइल का नाम क्या है, SON। अब जब एंटर करेंगे तो रन करेगा, ये काम किया। तो पैकेज कम से कम बनाना आ गया, पैकेज के फायदे समझ में आ गए, पैकेज के अंदर जो क्लास फाइल बनेगा उसको रन करना हमने सीखा। अब बढ़े आगे। अब हम लोग पैकेज के थोड़े से और डेप्थ फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन को कवर करना पड़ेगा। इसको कवर करेंगे क्योंकि पैकेज को हम लोग सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, पहले ही बता दिए। तो देखो, अगर एक पैकेज के अंदर है
अलग अलग क्लासेस, तो उस क्लास को कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, कहाँ से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर। क्या समझना होगा? एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर से पहले हम लोग क्या एक बार देख लेते हैं, इनकैप्सुलेशन। क्या देख लेते हैं? अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर बोला जाए इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, क्या बोलेंगे? हाँ, हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट और मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। ओप्स का पहला और मुख्य कॉन्सेप्ट यही होता है। बाकी का जो 3 कॉन्सेप्ट या पिलर है वो इसी पे तो डिपेंडेंट है। अगर इनकैप्सुलेशन नहीं तो ना तो इनहेरिटेंस कर पाओगे, ना पॉलीमॉर्फिज्म कर पाओगे, ना एब्स्ट्रैक्शन कर पाओगे। तो क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट और मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स that allow us to bind all attributes and behaviors of an object together। एक ऑब्जेक्ट के सारे बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स को जो आपस में क्या करता हो, इंटैक्ट करता हो, बाइंड करता हो, उसी को क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के द्वारा हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, है ना? बाय द इनकैप्सुलेशन, बाय द इनकैप्सुलेशन अब क्या कर सकते हैं? गेन सिक्योरिटी एज वेल एज डेटा। इसमें डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों मिलता है। सिक्योरिटी कहने का मतलब कोई एक्सेस नहीं करेगा, और इंटीग्रिटी कहने का मतलब जिसका है वही एक्सेस करेगा, और उसको कोई बाहर से टेम्पर नहीं कर सकता। अगर डेटा एक्स है तो ये नहीं कि बाद में वो एक्स प्लस मिलेगा, एक्स ही मिलने वाला है। तो ये फायदा होता है किसका? इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर वही आ जाए यहाँ पे, और कहाँ चलते हैं? प्लस पे आ जाए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? हालांकि ये अभी बन कहाँ रहा है? एमओ के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एमओ के अंदर बन रहा है। जो नहीं बनाना, मेरे को कहाँ बनाना है इसको? इसको आके यहाँ पे आ जाते हैं, आदित्य प्रोजेक्ट में प्लस पे क्लिक किए, अब सही बनेगा। और क्या डालते हैं यहाँ पे? इनकैप्सुलेशन के लिए हमने डाल दिया, मान लो हम प्रोडक्ट नाम का बनाना चाहते हैं। क्या? product.java। एक हमने क्या फाइल बनाया? product.java। अब इतना ये होशियार है कि खुद ही बना दिया बाकी सब। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और क्या डाल दिया जाए यहाँ पे? args। चलिए, अब यहाँ मुझे ये जो प्रोडक्ट क्लास मैंने बनाया, इस क्लास के अंदर हमें क्या करना होता है? तो इस क्लास के अंदर हमें जो करना होता है, हियर वी कैन डिफाइन चाइल्ड, या चाइल्ड मत बोलो, इसको बोला जाता है इनर क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। यहाँ हम लोग इस क्लास के अंदर क्या लिख सकते हैं? तो क्लास के अंदर जो क्लास बनाते हैं उसको बोलते हैं इनर क्लास। और क्लास के अंदर अगर कोई डेटा स्टोर करना होता है तो इसके लिए क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट्स। और अगर उस सारे वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन करना होता है तो क्या बनाते हैं? मेथड्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट अगर बनाना चाहें तो बना सकते। जैसे एट्रीब्यूट क्या बना सकते? प्रोडक्ट का नाम। हाँ, एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं। क्या जी? अनुराग। एंड कंस्ट्रक्टर। अब अगर यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो कैसे? कंस्ट्रक्टर बनाने का सबसे परफेक्ट रूल जावा, सी प्लस प्लस और सी शार्प में ही देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो
क्लास का नाम है। तो अगर और कंस्ट्रक्टर क्या टेक समथिंग नेचर का हो सकता है? बोलेंगे हाँ हो सकता है। क्या रिटर्न समथिंग नेचर का हो सकता है? बोलेंगे नहीं हो सकता है। याद रखो कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है? मतलब कोई कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आई मीन आप इसके पहले ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसके पहले वॉइड या इंट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए? पब्लिक। कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए? तो आपको इसके पहले क्या लिखना होगा? पब्लिक। तो ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ अगर कोई काम करवाना है तो ये काम हम किसके ज़रिए करेंगे? कंस्ट्रक्टर के ज़रिए करवा देंगे। अगर मान लो एक मैसेज ही हमें सिर्फ प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एक मैसेज ही प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट मान लो एक मैसेज ही दे देता हूँ मैं सिर्फ, तो जैसे ही प्रोडक्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चलेगा। अब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम कहाँ? ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे? तो ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं इसके अंदर। एक काम और कर सकते हो आप, वो क्या कर सकते हो? क्या इसी के अंदर ये ज़रूरी है? नहीं, अगर आप चाहो तो इसको थोड़े दूसरे स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो। वो दूसरा स्टाइल क्या होगा भाई? तो दूसरा स्टाइल ये होगा कि तुम चाहो तो यहाँ पे इसको बंद कर लो और यहाँ आप एक नया क्लास दे सकते हो। क्या कर सकते हो? तो मान लो यहाँ प्रोडक्ट नहीं लेकर के हम क्या ले लिए? आइटम ले लिए। क्या ले लिए? आइटम ले लिए। तब मुझे करना क्या पड़ेगा अब? और तब इसको पब्लिक नहीं ले सकते क्योंकि दो पब्लिक नहीं हो सकता है एक ही जावा क्लास में। चलो इसी बहाने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ पब्लिक क्लास और क्या लिखा हमने? प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्ट तो लिखना ज़रूरी है ना क्योंकि क्लास का नाम क्या रखा हूँ कि बदल दिया है ये भी। ससुरा बहुत होशियार। हम तो नहीं बदले थे। एक एडिटर को एडवांस बना दिया, छोटा मोटा वो अब हम अगर ऊपर नहीं देखते तब तो एरर ही था ना हो। पब्लिक अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पब्लिक लेंगे? नहीं, यहाँ पब्लिक नहीं लेंगे। अब शायद सुधार दे। क्या बात है। तब मुझे अब यहाँ प्रोडक्ट लिखना एरर देगा। क्या लिखना पड़ेगा? आइटम। क्या लिखना पड़ेगा? आइटम। अब आप ऐसा कर सकते हो परफेक्टली। मतलब एक जावा प्रोग्राम में क्या हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। एक क्लास हमने क्या बनाया? आइटम, जो यहाँ पे बंद हो गया। और एक क्लास मैंने क्या बनाया? प्रोडक्ट। लेकिन पब्लिक क्लास एक ही रहेगा और जो पब्लिक क्लास होगा उसी के बॉडी में क्या होना चाहिए? मेन मेथड होना चाहिए। जो पब्लिक क्लास होगा उसी के बॉडी में क्या होना चाहिए? मेन मेथड भी होना चाहिए। अब मान लो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इसका? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एज सिंपल लिखना होगा आइटम। किसका बनाएंगे? आइटम का। क्या लिखते हैं? I1 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? न्यू आइटम। और इसके अंदर कोई पैरामीटर है? नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब जब रन करेंगे तो यहाँ कुछ मैसेज आएगा क्या? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? एक मैसेज तो आना है। वो एक कहाँ लिख दे? हो गया। अब करना क्या है मुझे? अच्छा, इसको उसी पैकेज में डालना है कि अलग नॉर्मल रखना है? नॉर्मल रखना है तो लिखेंगे यहाँ पे जावा सी और क्या नाम था? प्रोडक्ट डॉट जावा। अब इसे रन करते हैं तो क्या लिखेंगे? जावा
प्रोडक्ट क्या रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब एक बात और समझ लो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कोई भी माइनर चेंजेस भी करते हो तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। ये जो मैंने प्रोसेस किया ना, इसी को बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। लेकिन अभी सब कुछ नहीं बना है, अभी सिर्फ मैं क्या बनाया हूँ इसके अंदर, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ। इसके अलावा क्या बनाना चाहिए, अब यहाँ हमें कुछ वेरिएबल बना देना चाहिए। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट का क्या क्या होना चाहिए, आइटम का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट नेम। फिर क्या हो सकता है बताओ, हो सकता है स्ट्रिंग के बाद इंट प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्वांटिटी। फिर क्या हो सकता है, अब यहीं पे हम कॉमा दे करके क्या लिख देते हैं, क्वांटिटी के बाद रेट लिख देते हैं। रेट के बाद क्या लिख देते हैं, जीएसटी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, नेम हो गया, जीएसटी हो गया, और उसके बाद क्या डाल देते हैं, अमाउंट। क्या लिखते हैं, अमाउंट। तो ये जो मैंने बनाया ना, इसके पहले क्या लिख देना चाहिए, प्राइवेट। क्या लिखना चाहिए, प्राइवेट। लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये प्राइवेट एलिमेंट है, इसको क्लास के बाहर से आप यूज। अब एक गड़बड़ हुआ है, स्ट्रिंग का एस खा गया हूँ मैं, हाँ ठीक है, सुधार लेते हैं, हो गया। तो ये जो मैंने 2 लाइन लिखा है, ये क्या है, इसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। ये क्या है, दीज आर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। और ये भी क्या है, एट्रीब्यूट्स। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब क्या बनाना है इसके अंदर, इनकैप्सुलेशन के लिए एक और इसमें क्या बनाना होगा, तो बोलेंगे इंस्टेंस मेथड। क्या बनाना होगा, मेथड। कल बनाते हैं इसको।